कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो कल आप लोगों ने संडे की बढ़िया छुट्टी मना ली है ना? तो आ जाइए वापस पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है रोज दोपहर 1 बजे अपनी क्लास होती है दोस्तों, है ना? तो आज 79 नंबर का ये टेस्ट है और आप लोगों को पता है डेली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं साइंस के, जो आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपसे माफी भी चाहता हूँ, 2-4 मिनट लेट हो गया है ना। चलो, आप लोग दोस्तों मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और अनअकैडमी पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दोस्तों, किसी भी कैटेगरी का। यहाँ पर उस कैटेगरी के सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एसएससी में मेरा साइंस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको मैथ्स के कोर्स मिल जाएंगे, रीजनिंग के, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो एसएससी एग्जाम का जब गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो 12 महीने का जो प्राइस है वो 6500 है। रेफरल कोड यूज करिए नीरज 11, जिससे आपको 5850 का मिल जाए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी का आप लोग ले सकते हो, केरला पीएससी या छोटे भाई को 9 क्लास 10 क्लास का आपको दिलवाना, ठीक है? और सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती ही है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 79। तो आप लोगों को रूल्स बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं आपके सामने दोस्तों क्या आएगा, एक बार लॉग बंद कर दूं। चलिए, आपके सामने क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 20 सेकंड का समय मिलेगा। जैसे ही आप लोगों का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा कि आप लोगों की रैंक ये आई है। और लास्ट में मैं पूरी चैट्स खोलूंगा। जब तक पूरी क्लास के दौरान चैट्स बंद रहेगी आप लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक है? आ जाइए, चले, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। चलिए, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिजिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है, ऐसी कौन सी शाखा है। आप लोगों को पता है फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे स्टैटिक मैकेनिक्स होती है, आप लोगों की फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, बहुत अलग अलग ब्रांच होती है। तो उसमें कौन सी ब्रांच ऐसी है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर सूक्ष्म कणों का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां तक आप लोगों को, मतलब उस लेवल तक ही उनका मोशन किस प्रकार से होता होगा। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो आप लोग को आता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग सभी जानते हो एटम यानी परमाणु का सबसे जो बीच वाला भाग होता है वो होता है न्यूक्लियस, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो किस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं, इनकी एनर्जी कितनी होती है, इनका मोशन क्या होता है, इसका कोणीय संवेग क्या होता है, ये सारा का सारा जो आता है वो आप लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स में ही आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, वो डैश पर निर्भर नहीं करता। देखिए, आप लोगों को पता है जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या मैंने बोला कि आप लोगों को हल्के द्रव्यमान वस्तु के लिए होता है ये? आप लोग दोस्तों कोई भी, चाहे आप लोग ये वाला पेन फेंको या फिर कोई भारी चीज आप लोग नीचे फेंकोगे, तो उस पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। वो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। ये आपका जी का मान फिक्स है 9.8। तो किस किस पे डिपेंड करता है? तो अगर हम लोग बात करें, ये रही हमारी अर्थ यानी पृथ्वी। अगर इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया? क्योंकि दोस्तों ये जो आपका स्मॉल जी होता है इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जब आप लोग यहाँ पर कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल एम क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तब जाके आप लोगों का स्मॉल जी आता है 9.8। यहाँ पर आप लोग के वस्तु से निर्भर नहीं है कि जो द्रव्यमान गिर रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ गए? तो राइट आंसर आप हो जाएगा मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो भी आप लोगों का कोई वस्तु गिर रही है उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं।
गॉड पार्टिकल एज, कि जो गॉड पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिग्स बोसोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा कि ये हिग बोसोन क्या होते हैं, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। तो इससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ये हिग्स फील्ड क्या होता है, यानी हिग्स क्षेत्र क्या होता है। अगर आप लोगों को ये हिग्स क्षेत्र समझ में आ गया तो आप लोगों को हिग्स बोसोन समझ में आ जाएगा। और हिग बोसोन का ही दूसरा नाम क्या है? गॉड पार्टिकल है। तो देखिए हिग्स फील्ड क्या होता है पहले आप लोग समझो। पहले तो हम लोग समझते हैं ये क्षेत्र क्या होता है। देखिए क्षेत्र आप लोगों का वो एरिया होता है जहां पर कोई ना कोई चीज का प्रभाव रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई आप लोगों का चार्ज है, कोई आवेश है, इस चार्ज के चारों ओर इसके कुछ एरिया में दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। आप लोग बोलेंगे कैसे पता पड़ेगा? मैं बोलूंगा कि आप लोग कोई भी चार्ज लेकर आओगे तो क्या ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा? क्या इस पे कोई बल लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे तो ये क्या होगा? रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। यानी कहने का मतलब है इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर एक फील्ड है, इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। वैसे ही दोस्तों एक फील्ड है आप लोगों का हिग फील्ड। ये हिग फील्ड क्या है दोस्तों? एक फील्ड ऑफ एनर्जी है। मतलब ये यहाँ पर इस प्रभाव में क्या रहती है? कुछ एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी होती है किसकी वजह से होती है? जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस चार्ज की वजह से हुआ, वैसे ही जो हिग फील्ड है एक एनर्जी का क्षेत्र है, ये एक पार्टिकल की वजह से होती है जिनको हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसोन। और आप लोग ध्यान रखेंगे इसी का ही दोस्तों दूसरा नाम क्या दिया गया? गॉड पार्टिकल दिया गया। तो गॉड पार्टिकल बेसिकली क्या है? हिग्स बोसोन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दूंगा पढ़ने के लिए, है ना। चार बड़े बड़े ऑप्शन है। रिएक्टर स्केल के बारे में, रिएक्टर पैमाने के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या गलत है, वो आपको बताना है। तो एक सिंपल सी चीज क्या है, रिएक्टर आप लोगों ने सुना होगा भूकंप की तीव्रता को बताता है। ये जो स्केल होता है पैमाना भूकंप की तीव्रता को बताता है। जैसे मैं आप लोग को बताऊं ये रिएक्टर स्केल है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर नंबर आप लोग देख पा रहे हो कि 7 है, इसका मतलब ये आपका क्या है? काफी स्ट्रॉन्ग आपका भूकंप आया है। 8 आया है, इसका मतलब दोस्तों काफी मेजरली है ना। 8 से ऊपर वाले को आप लोग क्या बोलोगे? ग्रेट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे रिएक्टर पैमाने पर अगर 8 से 9 का मतलब क्या है? हल्का भूकंप। नहीं दोस्तों, 8 से 9 का तो मतलब होता है काफी ज्यादा अमाउंट का भूकंप आया है। समझ रहे हो? तो ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इसका जो डेवलपमेंट किया था इस स्केल का, क्या चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग ने किया था? क्या बिल्कुल किया था। तो ये आप लोग नाम याद रखेंगे। क्या एक लॉगरिथमिक स्केल होती है? कि बिल्कुल एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर लॉगरिथमिक स्केल का मतलब क्या है? आइए मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अगर आप लोगों ने कभी लॉग पढ़ा होगा, वैसे तो आप कंपटीशन में काम में नहीं आता, लेकिन डिफेंस वगैरह के पेपर दोगे वहां पर लॉग वगैरह आता है ना। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, कोई बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सा अगर लॉग आता है तो थोड़ा सा, चिन्ना सा आता है तो चिन्ना सा। 8 होगी, बहुत बढ़िया। 8 होगी, है ना। तो बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं log 10, 10 की पावर 9, तो ये देखो ये आपका 9 आगे आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो आप लोग स्केल निकालो, देखो 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 है, लेकिन जब इसका लॉग लोगे ना तब आपकी 8 आ जाएगा। जब 10 की पावर 9 का लॉग लोगे तो 9 आ जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखो, ये एक आपकी लॉगरिथमिक स्केल है, बिल्कुल सही बात है ना। और आप लोग ये किसके द्वारा इसको मेजर कर सकते हो कि 10 की पावर 8 आएगा, 10 की पावर 10, ये सिस्मोमीटर, जो आपका सिस्मोमीटर होता है, ये सिस्मोग्राफ, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो सभी आप लोगों की चीजें सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी एक सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वापस 20 सेकंड का समय, बताइए। देखिए आप लोगों को पता है किसी शहर का पॉल्यूशन को चेक करने के लिए एक नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, कुछ आवाज आ रही है, इसको बंद
चलिए, देखिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था कि हर अलग-अलग जो शहर होता है, जैसे मान लीजिए चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, तो वहाँ पर क्या पॉल्यूशन है ना? एयर की क्वालिटी क्या है, उसको एक नंबर से चेक किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए जिस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो क्या इंडिकेट करेगा वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है या कम है बताओ? जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है या कम है? एयर क्वालिटी क्वालिटी आ जाइए। तो बात करते हैं दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा, पॉल्यूशन वहां पर उतना ज्यादा कम होगा। जैसे अगर 0 से 50 आ रहा है, इसका मतलब गुड है ना, वो अच्छी कंडीशन है। अगर 401 से 500 आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आपकी सीवियर कंडीशन है। तो जब आप लोग ये मेजरमेंट करते हो AQI का, तो इसमें आप लोग कितनी चीजों को कंसिडर करते हो? 8 चीज को। PM10 यानी पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, है ना? तो ये सारी चीजें आप लोग कंसिडर करते हो। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितनी चीजें इसमें कंसिडर करी जाती है? 8 करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइएगा। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। आप लोग बोलेंगे कि क्या सही में आकर्षित नहीं होती? क्या दोस्तों, ये भी आकर्षित होती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेट चाहिए, बहुत शक्तिशाली चुंबक चाहिए। ये नॉर्मल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। सर समझ में नहीं आया, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, जितने भी आप लोगों के पार्टिकल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों के अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल। एक आपके होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल। और एक आपका होता है दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय कौन से होते हैं? ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होता है। मतलब कितनी शक्तिशाली चुंबक यूज करिए उसके बाद भी हल्का सा आकर्षित होता है। जैसे आप लोगों का एल्यूमिनियम हो गया। तो एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है बिल्कुल आकर्षित नहीं होता, लेकिन इसके लिए बहुत शक्तिशाली चुंबक चाहिए। जबकि कुछ पार्टिकल आपके लोह चुंबकीय होते हैं। लोह चुंबकीय के मतलब होते हैं ये कम शक्तिशाली चुंबक। आप लोगों ने एक छोटी सी चुंबक भी ली ना, उसके द्वारा भी आकर्षित हो जाता है। जैसे आपका लोहा हो गया, इस्पात हो गया, स्टील हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये आप लोग का दोस्तों कोबाल्ट हो गया, है ना, निकल हो गया, लोहा हो गया, सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? आप लोगों के लोह चुंबकीय पदार्थ के। आप लोगों का एक पदार्थ होता है प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय का कम, प्रति एंटी चीज है ना, प्रतिकर्षित होता है ना। ये शक्तिशाली चुंबक अगर लोगे तो थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, रिपेल होंगे ना, रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। जैसे आप लोगों का वायु हो गया, पारा, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताइए, इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेलिसा ये नाम का भी एक वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स है ना, आपका लॉव गेट, ये सारे आपके वायरस के नाम हैं। लेकिन जो नॉर्टन होता है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन क्या है? एक आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये वायरस कैसे हो सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बार के एनटीपीसी में भी आया है, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एनटीपीसी के पहले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। तो सर क्या ये क्वेश्चन आपने खुद ने बनाया था? नहीं दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया था, और ऐसा कैसा इस बार क्वेश्चन वापस आ गया था ना। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है आपके प्रीवियस ईयर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। एनीमिया एक डिजीज है, एनीमिया, जिसको हम लोग रक्ताल्पा बोलते हैं, है ना। रक्ताल्पता मतलब क्या होता है? ये रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। अल्पता का मतलब कमी होना। तो ये एनीमिया ही आप लोगों का कहलाता है। तो ये इसमें बेसिकली होता क्या है? आरबीसी की कमी होती है। अब आरबीसी में ध्यान रखेंगे, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है,
तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। तो चाहे आप लोग आरबीसी की कमी बोल लो, चाहे आप लोग हीमोग्लोबिन की कमी बोल लो। और दोस्तों हीमोग्लोबिन किससे बनता है? इसके सेंटर में एक धातु पाया जाता है आयरन। तो अगर आयरन की कमी होगी तब भी आपको कौन सा डिजीज होगा? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया बोल सकते हो, आरबीसी की कमी को भी एनीमिया बोल सकते हो। और एनीमिया के लिए होता क्या है? विटामिन बी 9 की कमी से होता है, विटामिन बी 12 की कमी से होता है, और आप लोगों के आयरन की कमी से होता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि चलो आयरन की कमी से तो मान लिया, क्योंकि अगर आप लोग आयरन नहीं खाओगे तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। लेकिन सर ये विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 इन दोनों का क्या चक्कर है? कोई बता सकता है क्या? इन दोनों का क्या चक्कर है? क्यों इनकी वजह से कमी हो रही है? एब्जॉर्प्शन ऑन आयरन, बहुत बढ़िया। दोस्तों जो विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 होते हैं ये आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। अगर आप लोग ये नहीं लोगे तो आयरन कितना भी खा लो, आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो आप लोग कैल्शियम खा रहे हो, वो आप बॉडी में एब्जॉर्ब तो होना चाहिए, तो वो कौन करता है? आप लोगों का वो विटामिन डी। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों इसकी इंग्लिश थोड़ा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेप रिकॉर्डर इज कोटेड, ऐसे कर लो इसको। जो टेप रिकॉर्डर होता है वो किससे कोटेड होता है ना? जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, तो ये आप लोग का होता है फेरोमैग्नेटिक पाउडर से। इस पे किसकी कोटिंग करी जाती है? फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल की करी जाती है कोटिंग। फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल कौन सा होगा? जैसे आप लोग को आयरन हो गया तो इसके छोटे छोटे चूर है ना, इसकी आप लोग क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएं। विश्व की आप लोगों को सबसे एक्यूरेट घड़ी बतानी है जो प्रति 100 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे होती है। क्या शानदार एक्यूरेसी है! इतने मिलियन है ना प्रति, अरे भैया प्रति 100 मिलियन करो इसको। प्रति 100 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे होती है। तो ये जो घड़ी होती है इसमें किसके एटम, किसके परमाणु यूज होते हैं? तो ध्यान रखेंगे स्ट्रोंशियम के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किसके यूज होते हैं? स्ट्रोंशियम के होते हैं। तो बात करें अगर JILA यानी जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एस्ट्रोफिजिक्स इज वन ऑफ द रेपुटेड फिजियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। द साइंटिस्ट हियर हैव कंस्ट्रक्टेड अ क्लॉक। यहाँ पर साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक घड़ी बनाई जो कि किस पे बेस्ड है? अ फ्यू थाउजेंड स्ट्रोंशियम स्ट्रेंशियम एटम, यानी आप लोगों के कई हजारों स्ट्रेंशियम के परमाणु से निर्मित है ये। तो ये आप लोगों की सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्या है? टाइम देती है। समझ गए? अगर हम लोग बात करें द वॉच इज मोर एक्यूरेट देन द अमेरिकन टाइम स्टैंडर्ड बेस्ड। इससे पहले जो आप लोगों का टाइम था अमेरिकन टाइम स्टैंडर्ड बेसिस, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। और वो किस पे बेस्ड थी? वो आप लोग के सीजियम पे बेस्ड थी, जबकि ये आपके स्ट्रोंशियम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो वर्ल्ड एड्स डे हो जाएगा December 1। एड्स आपकी डिजीज कौन सी हो जाएगी? HIV से होने वाली रोग है ना, वायरस से होने वाला एक रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो मच्छर भगाने वाली दवाई होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा मच्छर भगाने के स्प्रे वगैरह आते हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो उसमें पाया जाता है एलिथ्रीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो आप लोग का एलिथ्रीन हो जाएगा, इसके बारे में क्या आप लोग बोल सकते हो? देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। तो जो एलिथ्रीन होता है, इट इज अ कंपाउंड यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? जो कीटों को मारने वाली दवाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। तो इसमें किसका यूज होता है? एलिथ्रीन का यूज होता है।
क्या मच्छर की दवा में भी इसका यूज होता है? कि बिल्कुल इसका भी यूज होता है। और एक चीज और ध्यान रखोगे आप लोग, इसका भी काफी पूछा जाता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शन में आप लोग को दिया। और थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ, रुको। देखो इधर आओ। अगर हम लोग बात करें एट्रोपिन की, तो एट्रोपिन की बात करें तो इट इज अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ नर्व एजेंट एंड पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। मतलब अगर आप लोगों को पेस्टिसाइड मान लीजिए गलती से आपने खा लिया, तो उसकी वजह से जो पॉइजनिंग हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? एट्रोपिन का करा जाता है। या फिर अगर आप लोग को स्लो हार्ट रेट और हृदय की गति आपकी कम हो, तो इसको भी ट्रीट करने में किसका इस्तेमाल करा जाता है? एट्रोपिन का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये कौन सी डिजीज होती है? टीबी। टीबी। तो टीबी की अगर हम लोग बात करें, तो टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग करा जाता है? कौन से टीके का इस्तेमाल करा जाता है? तो टीबी एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। पहली बात आप लोगों को ये समझ में आ गई, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसका जो टीका होता है उसका नाम क्या है? बीसीजी का टीका लगता है। ये जो डीपीटी का टीका लगता है, ये किसके लिए लगता है दोस्तों? ये 3 बीमारी की लगता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा डिप्थेरिया, एक तो डिप्थेरिया, एक आपका हो जाएगा पर्टुसिस, एक आपका क्या हो जाएगा? पर्टुसिस, जिसको हम लोग हुपिंग कफ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हुपिंग कफ भी बोलते हैं। और एक आप लोगों का हो जाएगा कौन सा? टी से आपका हो जाएगा टीटनेस। तो इन तीनों बीमारियों के लिए, ये तीनों बीमारी टीटनेस, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, तीनों बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, उसके लिए लगता है डीपीटी। और टीबी के लिए जो आप लोगों की वैक्सीन लगती है, इसका नाम है बीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरेन। इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये बीसीजी आप लोग का होता है, ये टीबी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है जो फायर एक्सटेंशन होता है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर जल रहा है, तो उसके ऊपर क्या है बना लेती है? एक लेयर बना लेती है। इससे क्या होगा? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, ये आपके एटमोस्फेयर से यानी वातावरण से ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है दोस्तों? कट कर देता है। समझ गए बात को? तो ध्यान रखिए, आग बुझाने वाले संयंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कौन सी अभिक्रिया से, किस रिएक्शन से इसमें आपका जो फायर एक्सटेंशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? तो यहाँ पर होता है आप लोगों का वॉशिंग सोडा, होता है कपड़े धोने का जो सोडा होता है ना, धावन सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे, तो आप लोगों को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और इसी का यूज होता है आग को बुझाने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। डैश इज एन और ऑफ मरकरी। इनमें से कौन सा मरकरी का अयस्क है? मरकरी क्या है? एक धातु है। और आपको मरकरी का अयस्क बताना, तो सीने बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप लोग इससे मरकरी यानी पारा क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें हिमेटाइट की, तो ये आप लोगों का आयरन का अयस्क होता है, लोहे का। मैग्नेटाइट की, तो ये भी आपके आयरन का अयस्क होता है। बॉक्साइट की बात करें, तो ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, मतलब इससे निकलता है एल्यूमिनियम, इन दोनों से निकलता है आयरन। अब बात करते हैं पारा, तो जो मरकरी हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा? अयस्क सीनेवार हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि जो मच्छर कॉयल, आप लोग जानते हो दोस्तों, कॉयल यूज करते थे पहले, अब आज के जमाने में तो नहीं करते, आजकल तो ऑल आउट वगैरह ही आ गए। तो कॉयल में कंपाउंड यूज होता है, एक यौगिक यूज होता है, जिसका नाम है पायरेथ्रिन।
आप लोगों से पूछा जा रहा है जो पाइरेथ्रिन होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? किसी फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किसी कीट से मिलता है ना? कीट करो उसको। किसी कीट से मिलता है, किससे मिलता है? तो ये आप लोगों को एक प्लांट से मिलता है। और वो प्लांट आप लोगों का कैसा है? वो एक बीज वाला पौधा है जिसमें बीज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके नाम भी हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पाइरेथ्रिन, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम क्राइस्थेनियम, आप लोग का सिनेरोफोलियम। तो ये क्या है? आप लोगों का एक प्लांट है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है किससे आपको मिलता है, प्लांट से मिलता है। और वो प्लांट आपका कैसा है? देखो आपको पता है जितने भी प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फेनेरोगेमिया यानी अपुष्पोविद। अपुष्पोविद वाले क्या होता है? जिनमें बीज नहीं पाए जाते। एक प्लांट होते हैं आपके क्रिप्टोगेमिया, जिनमें आप लोगों के बीज पाए जाते हैं, जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों का सीड वाला एक प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का। तो देखिए चूहे मारने की जो दवाई होती है उसमें दो चीज का यूज होता है। एक तो आपका जिंक फॉस्फाइड भी यूज होता है ना? जिंक फॉस्फाइड भी यूज होता है, जिंक फॉस्फाइड भी यूज होता है। और एक आप लोगों का क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड भी होता है। तो जिंक फॉस्फाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। और अगर बात करें पोटेशियम साइनाइड का तो इसका फॉर्मूला होता है KCN। इन दोनों का ही यूज होता है किसमें? चूहे मारने की दवा बनाने में। तो जो आपका पोटेशियम साइनाइड होता है, ये KCN, इसका भी इस्तेमाल करा जाता है। और किसका किया जाता है दोस्तों? जिंक फॉस्फाइड का भी करा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। दोनों आप लोग याद रखेंगे, दोनों का इस्तेमाल होता है चूहे को मारने की दवाई के बनाने में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा कार्बन डेटिंग एक मेथड है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि वृक्ष जो होते हैं ना, वृक्ष, अगर आप लोगों को इनकी एज का पता लगाना है तो वृक्ष की एज का पता कैसे लगाते हैं? एनुलर रिंग के द्वारा। मतलब आप लोग इसका जब ये देखोगे, काट के देखोगे तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वलय हिंदी में। तो इन वलयों के आधार पर हम लोग क्या बताते हैं? एज बताते हैं। लेकिन क्या आप लोग कार्बन डेटिंग का पूछा जा रहा है? कार्बन डेटिंग का पता किसका, किसकी एज पता लगाने में? तो फॉसिल्स होता है ना, जो जीवाश्म होते हैं कि कितने साल पुराना है भैया, 1000 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। तो जो मेथड होता है उस मेथड का नाम याद रखेंगे, कार्बन डेटिंग, है ना? और अगर आप लोगों से पूछे कौन से कार्बन का इस्तेमाल करा जाता है, C612 का करा जाता है, ये C614 का। कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाले नंबर होता है ना, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ये अलग अलग होती है। तो बताइए किसका यूज करा जाता है? 6C12 का इस्तेमाल करा जाता है, ये 6C14 का करा जाता है? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे इस वाले आइसोटोप का इस्तेमाल करा जाता है कार्बन डेटिंग में। समझ गए? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे चैट्स कर देता हूं मैं बंद, आ जाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। समय थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, क्वेश्चन बड़ा है। बताओ आराम से। देखिए आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से देखो कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका प्रतिरोध 40 ओम है। ये मान लीजिए लैंप हो गया, ये लैंप हो गया। प्रतिरोध कितना है इसका? 40 ओम है। और 8 ओम के सुचालक को, जैसे एक तो 40 हो गया और उसके साथ में एक और आप लोगों को आ गया, ये 8 ओम का। इन दोनों को आपने किस में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा गया है, श्रृंखला में जोड़ा गया है। आपसे कुल प्रतिरोध पूछा है। देखिए जब भी कोई दो प्रतिरोध, मान लो R1 और R2 सीरीज में होता है, श्रृंखला में होता है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2। बस सिंपली जोड़ लो, 40 प्लस 8 आपका हो जाएगा 48 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइएगा।
NO2 का जो ध्रुव होता है, जो स्मोक होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम होता है स्मोक, इसको जलाओगे तो जो इसका स्मोक निकलेगा वो कौन सी कलर का होगा, तो वो होता है ब्राउन कलर का। ऑप्शन नंबर है ना, ये कलर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो इसका कलर आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्राउन कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में 9 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर मैं आपको आपकी रैंक बता दूंगा कि आपकी रैंक क्या आई है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत आप लोगों को बताना है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ना स्किन की, उसका नाम क्या है? 3 लेयर होती है। तो देखिए जो आपकी ह्यूमन स्किन होती है ना हमारी, उसमें 3 लेयर होती है। सबसे जो भारी वाली लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाली को हम लोग क्या बोलते हैं डर्मिस, और नीचे वाली को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो आप लोगों से सबसे बाह्य वाली पूछी थी, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। भैया बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बोलते हो, जैसे एक तो ले लिया आप, एक तो हो गया दोस्तों आप, है ना, मनुष्य हो गया, लो मेरा नाम लिखता हूँ नीरज, और एक हो गया गुलाब का फूल, एक हो गया गुलाब का फूल। तो आप लोगों को सबसे पहले इनको जब डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोगों से पूछा था कि भाई किंगडम क्या है, तो गुलाब कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम को। ये जो नीरज करेगा ये कौन से किंगडम को करेगा, ये करेगा एनिमल किंगडम को। तो सबसे पहले आता है आपका किंगडम, फिर किंगडम के बाद में आता है फाइलम यानी आपका संघ, संघ के बाद में आता है आप लोगों का क्लास। लेकिन आप लोगों से क्या पूछा गया, बढ़ते हुए क्रम में, यानी किंगडम सबसे पीछे आना चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो इसमें से कौन बताएगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमंस की स्पीसीज का नाम बताओ, ह्यूमन की स्पीसीज का नाम बताओ, बताओ। कॉर्डेटा बस रट लिया, मोलस्का। ऐसे क्यों करते हो यार, एक ही चीज को इतनी बार फिर भी गलत करते हो। चलो आप तो मुझे किंगडम बता दो, ह्यूमन कौन से किंगडम को बिलोंग करेगा ये तो बता दो, किंगडम बता दो, सब छोड़ो आप तो। एनिमल किंगडम आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एनिमल किंगडम। फाइलम कौन सा है, फाइलम, फाइलम, फाइलम हो जाएगा आप लोगों का कॉर्डेटा। क्लास की बात करें, क्लास, इसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, क्लास की बात करें, क्लास मैमल्स, बहुत बढ़िया। तो देखिए किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया या एनिमल बोल सकते हो, फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा, क्लास हो जाएगा मैमेलिया या मैमल्स बोल दीजिए, ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेट्स, फैमिली हो जाएगी होमोनिडिया, जीनियस हो जाएगा, जीनस हो जाएगा होमो, स्पीसीज हो जाएगा सेपियंस। और ध्यान रखेंगे जो कार्ल लिनियस थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया किसी भी जीव का जब साइंटिफिक नेम आप लोग लिखते हो तो किससे मिलके बनता है उसका साइंटिफिक नेम, उसके जीनस से और उसके स्पीसीज से। तो बताइए ह्यूमन का जीनस कौन सा हो जाएगा, वंश होमो, उसकी स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, सेपियंस। तो ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में आया कि जो होमो सेपियंस नाम था वो किसने दिया। तो ये जो प्रणाली बताई है कि किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम लिखने की, वो कार्ल लिनियस ने बताई थी। कार्ल लिनियस ने बोला था कि सबसे पहले उसका जीनस लिखो फिर उसके स्पीसीज लिखो, ये उसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी दोस्तों, मान लो एक बंद, ये होमो सेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है, आपका है, मेरा है, शिव कुमार जी का है, इंद्रजीत का है, शशांक का है, अक्षु का है, किसका है, सभी का नाम है दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमारी सबकी जो जीनस है वो भी सेम है, सबकी जो स्पीसीज है वो भी हमारी सेम है। चलो आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे जल्दी से बताओ, 7 क्वेश्चन और बचे हैं फिर रैंक बताता हूँ आपकी। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी। तो पावर आप लोगों का होता है V इंटू आई, V कितना दिया हुआ है 240, करंट आपको कितना दिया हुआ 0.6, 0.6 को 6/10 लिख लो, बिल्कुल लिख लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 6 कितना होगा, नहीं आता मेरे को तो 24 को लिख लो, 25 में से 1 इंटू 6, 25 इंटू 6, या कुछ ज्यादा गणित लगा दी मैंने तो, ये आपका 150 में से 6 जाएगा, 144 में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
देखो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना एजोला का, कि इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा आप लोगों का ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह कार्य करता है। तो एजोला एक फर्टिलाइजर की तरह कार्य करता है, लेकिन इसको किसके साथ मिलाओगे तब जाके एक अच्छे उर्वरक की तरह कार्य करेगा। ये क्वेश्चन तो बाद में पूछूंगा, पहले मुझे बताओ एजोला क्या होता है। ये एजोला क्या होता है, जल्दी से बताओ एजोला क्या होता है। एजोला एल्गी होता है दोस्तों, एक शैवाल होता है, बहुत बढ़िया। और क्या आप लोग बता सकते हो क्या कि इस शैवाल का जो यूज होता है फर्टिलाइजर में तो होता है, लेकिन किस प्रकार की क्रॉप, किस प्रकार की फसलों में होता है, चावल की फसलों में होता है। लेकिन दोस्तों एल्गी को किसके साथ मिलाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलाया जाता है, नील हरित शैवाल। अब आप लोग बोलोगे एक शैवाल तो ये रहा, दूसरा शैवाल लाने की क्या जरूरत है। दोस्तों जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक शैवाल नहीं होता, एक बैक्टीरिया होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है, एक एल्गी नहीं होता। अगर ये बैक्टीरिया है तो अगर एग्जाम में पूछा जाए साइनोबैक्टीरिया का किंगडम बताओ, कौन से किंगडम में आएगा, मोनेरा में आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा, फंगस में आएगा, प्लांट में आएगा, एनिमेलिया में आएगा। तो दोस्तों ये मोनेरा किंगडम में आएगा। ठीक है। एक जना बोल रहा है सर ग्रुप डी के अकॉर्डिंग कराओ, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं रीट में जो आपका संस्कृत का पेपर होता है मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आपसे माफी चाहता हूं मैं। ये मैं संस्कृत के क्वेश्चन ले आया है ना, थोड़ा माफी मान लेना, 6 क्वेश्चन और कर लो फिर बात करता हूँ बाकी के आपसे। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत होता है किसका होता है, वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का। है ना, कितना होता है, 65% होता है ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा आप लोग का ऑक्सीजन का होता है। चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे दोस्तों आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही तो एक बार थम्स अप करके बता दो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताओ जल्दी से। अभी अभी मैंने बताया है, कुछ दिन पहले स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। स्कल में दोस्तों आपके टोटल 29 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं क्रेनियल, ये वाला फॉरहेड और जिसपे ये बाल आ रहे हैं इसको बोलते हैं क्रेनियल, कपाल। तो कपाल में होती है आप लोगों के 8 हड्डियां। दोस्तों आपके चेहरे में होती है 14 हड्डियां। चेहरे में होती है 14 हड्डियां। तीन इस कान में, तीन इस कान में, कान में होती है आपके 6 हड्डियां। और एक टंग जो होती है ना, टंग के बेस पे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हायोड बोन। तो हायोड होती है आप लोगों की एक। तो 14 और सॉरी सॉरी 14 होगा, 14 14 और 8 22 और 6 28 और 1 29। तो आपके कितनी हड्डियां हो जाएगी टोटल, ऑप्शन नंबर ए 29 हड्डियां हो जाएगी। पूरा का पूरा आपका स्कल काउंट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें क्वेश्चन दूसरा पूछूंगा, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, मजा तो अभी आएगा, रुको। ये क्वेश्चन तो हर कोई बता देगा। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। इनकस भी कान में पाई जाती है, मेलिस भी कान में पाई जाती है। दोस्तों ये जो वोमर हड्डी है ये कहां पर पाई जाती है बताओ ना, ये वोमर हड्डी कहां पर पाई जाती है। लेग में, पैर में, फेस में, नोज में। बहुत बढ़िया। दोस्तों जो ये वाली हड्डी है ना, जो आपके दोनों छेदों को अलग कर रही है, ये वाली हड्डी है ना, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं वोमर। समझ में, याद रह जाएगा। तो बस मैं यही पता लगाना चाह रहा था कि कितने जनों को याद है। आपको वो नहीं आता था क्या, मामा इंफॉर्मेशन, वो मामा इंफॉर्मेशन लाना पापा जाएंगे वरना, वो लास्ट में जो वरना था ना वो यही था, वोमर था वो आपका। ठीक है। कितनी हड्डी होती है टोटल हमारे शरीर में, वोमर कितनी होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया हमारे शरीर में वोमर कितनी होती है। वोमर कितनी होती है, एक होती है, दो होती है, एक होती है दोस्तों। क्या दो कहां से हो जाएगी, एक हड्डी है, एक हड्डी है। ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हैं। एंजाइम और एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, जो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देते हैं, और जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोग के प्रोटीन ही होते हैं, कुछ और नहीं होता है आपका। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है इसका जब फर्मेंटेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एथेनॉल में। ये एथेनॉल क्या है? एथिल एल्कोहल। अगर बात करें क्या ये एक रिएक्शन हो रही है, क्या बिल्कुल हो रही है। तो इसकी गति को तेज करने के लिए एक एंजाइम यूज करा जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? जाइमेज। ऑप्शन नंबर ए। तो जाइमेज क्या है? वो एक एंजाइम है डेट कैटेलाइजेस, यानी जो अभिक्रिया की दर को फास्ट करता है। कौन सी अभिक्रिया? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यानी जो आपका फर्मेंटेशन होता है ना शुगर का, शर्करा का किण्वन होता है। अरे आप लोग जो शुगर को एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन ही कहलाती है। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? जाइमेज एंजाइम यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। मुझे पक्का पता है बहुत जने इसमें गलती करेंगे। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। अरे कोई सी भी प्रक्रिया हो जो उस रिएक्शन रेट को फास्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। और दोस्तों जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो यार ये सी या डी में से कौन सा सही आंसर होगा? सी या डी में से? मेरे को तो दोनों से लग रहा है। ये सी और डी में से कौन सा सही होगा? क्यों डी क्यों नहीं है? पहले मुझे बताओ। चलो मान लिया मैंने, सर ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। दोस्तों जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तो आपका आंसर डी क्यों नहीं हुआ? आपका आंसर फिर डी क्यों नहीं हुआ? जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, जितने भी, वो सारे प्रोटीन होते हैं। क्योंकि ध्यान रखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं। लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा कहना सही नहीं है। इसलिए हम लोग प्रोटीन पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जरूर नहीं है जितने भी प्रोटीन होते हैं सारे के सारे एंजाइम होते हैं। चलो मैं आप लोगों को आपकी रैंक बता देता हूं। देखो चेक करो, रैंक बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। रैंक कमेंट करके बताएंगे। 2184, 1984, 2287, 611, 1608, 2088, 650, 1470, 1811, 2005, 2914, 155, 468, 2518, 5400, बहुत बढ़िया। 1800, 2400, 811, 3900, 3800, बहुत बढ़िया। दोस्तों रैंक आप लोग की चाहे बेकार आए अच्छी आए, डजेंट मैटर। आप लोगों का उद्देश्य यही होना चाहिए आप लोग नई चीजें कितनी सीख के जाते हो। और आपको पता है शाम को 4 बजे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चलाई है वाईफाई स्टडी पर। तो भैया मैंने साउंड आपको स्टार्ट करा था, तो साउंड का भी एक पार्ट और होना बाकी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो साउंड का जो पार्ट 2 होगा वो होगा शाम को 4 बजे। ठीक है? ओके सर। 30 को है, अभी 30 ही ले रहा हूं मैं ना। सर डोली का नंबर दे दिया करो। डोली का नंबर कहां से दूं? सर जीके के क्वेश्चन लेना दोस्तों, मैं साइंस के लेता हूं मैं ना। जीके के बहुत से टीचर है आपके पास में, उनसे आप लोग पढ़ सकते हो। ओके 35 करा दो। देखो वो टेंशन मत लिया करो, सर 30 कराओ 35 कराओ। जब मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा आज लेंथी है तो मैं 30 लेके चलता हूँ। जब मुझे लगता है आज क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाले तो मैं 35 लेता हूँ। टेंशन मत लिया करो, सब करा दूंगा मैं आपको। सर सीएचएसएल के लिए काफी है क्या? सीएचएसएल सीजीएल जिस भी एग्जाम में साइंस आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों डेली सुबह 9:30 बजे आप लोगों की मैं यूट्यूब पे कराता हूँ, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे, है ना। आप लोगों का ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से आप लोग जुड़ सकते हो बाकी, है ना। यहाँ पर मेरा एसएस ये साइंस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एसएससी कैटेगरी में। और दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। मेरा साइंस का मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा, बाकी टीचर्स का, रीजनिंग का, जितने भी टीचर है सबके आप लोग को मिल जाएगा। तो एसएससी एग्जाम्स का जब गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो भैया 12 महीने का 65 है। रेफरल कोड लगा लेना नीरज11, ये आप लोगों का 5850 का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे आपके पास में आ जाएगा 12 महीने का 65, इधर रेफरल कोड लगा लेना नीरज11, 5850 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम को 4 बजे। तेजस में मैं नहीं हूँ दोस्तों, है ना। और बताओ, आज वीमेंस डे है। आप सभी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, जितनी भी आपकी सभी की मदर्स को, आप सभी की सिस्टर को मेरी तरफ से हैप्पी वीमेंस डे आप लोगों को। सर आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या देंगे? भैया गर्लफ्रेंड नहीं है, और भैया गर्लफ्रेंड से पहले माता जी है, माता जी को देंगे ना। ठीक है, तो एक बार रैंक मैंने फिर से शेयर कर दी है। जिसको भी आप लोगों को दिक्कत आ रही थी सर एक बार वापस बता दीजिए, मैंने वापस आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर। और आपको इसकी पीडीएफ इसके नीचे मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद में, है ना।
बाय बाय।